है थोड़ा सा तेज होता है रिवीजन। ह्यूमन हेल्थ डिजीज में आज मैं टॉपिक ले रहा हूं जो है उसका रिवाइज करवा रहा हूं तुम्हारे को। चलो भाई स्टार्ट करें। ह्यूमन हेल्थ डिजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का चैप्टर है और इसमें मैं चलो पहले इनेट इम्यूनिटी से स्टार्ट करता हूं। सब जो चीज अंडरस्टैंडिंग की है वो मैं स्टार्ट करता हूं पहली बार। इनेट इम्यूनिटी यूं मान लेना कोरोना ने तहलका मचा रखा है पूरी दुनिया में। कोरोना ने, है ना, कोरोना वायरस ने आज उसको टारगेट रख के पूरा इम्यून सिस्टम बढ़ेगा कोरोना के हिसाब से। ठीक है, तो बीमारी से बचने की पावर को इम्यूनिटी बोलते हैं। इम्यूनिटी क्या होती है? बीमारी से बचना, बीमारी ना होने देना। और इम्यूनिटी जो जन्म से हो उसको इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं। भाई बात ठीक है, करें स्टार्ट करें। जन्म से इम्यूनिटी हमारे अंदर कौन सी है? हम पैदा हुए थे जिस इम्यूनिटी के साथ पैदा हुए उसको इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं। क्या क्या चीज है हम जो हमारे जन्म से है हमारे पास? और इनेट इम्यूनिटी भी जन्म से है और कोरोना को रोकेगी। अच्छा, कोरोना वायरस इसको नहीं जाने देगी। कोरोना वायरस को इनेट इम्यूनिटी जाने नहीं देती। तुम बोले जी जाने ना जाके हम तो बीमार हो जाओ, बीमार लोग होने लगे, इसका मतलब इनेट इम्यूनिटी कम है। तो इनेट इम्यूनिटी जो है जन्म से होती है, बीमारी से लड़ने की पावर इम्यूनिटी का जन्म से इनेट इम्यूनिटी बोलेंगे। ठीक है यार, कोरोना से रिलेटेड पूरा आज टॉपिक रहेगा। इनेट इम्यूनिटी में पहला फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर। सेकंड फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर। थर्ड एगोस्टिक बैरियर, एगोस्टिक बैरियर। और साइटोकाइन। ये चार जन्म से हमारे अंदर ये चार चीजें हैं जो हमारे को बीमार और कोरोना से बचाएंगे। इनेट इम्यूनिटी जन्म से हमारे पास चारों चीजें, और कोरोना वायरस को मारेंगे ये चारों चीजें। जन्म से ऐसे इनेट इम्यूनिटी है। तुम बोलोगे खोल के बताओ, ढंग से बताओ क्या है ऐसा इम्यूनिटी कि हमारे अंदर जन्म से इम्यूनिटी होती है हमारे अंदर। तो सुनो बेटा, फिजिकल बैरियर का मतलब होता है स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। हमारी स्किन कोरोना वायरस को अंदर नहीं जाने देगी। डेड स्किन होती है, जर्म प्रूफ होती है हमारी स्किन है। जर्म्स अंदर नहीं जाती, वाटर प्रूफ तो है, पानी को अंदर नहीं जाने देती। तो हमारी बॉडी में स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन दो चीजें हैं, इनको फिजिकल बैरियर बोलेंगे। स्किन भी कोरोना वायरस को अंदर जाने से रोकेगी, म्यूकस मेम्ब्रेन भी रोकेगी। ये फिजिकल बैरियर है। जन्म से ऐसे इनेट इम्यूनिटी दोनों चीज हमारे पास जन्म से है। म्यूकस मेम्ब्रेन भी पैदा हुए तब से है और स्किन भी जो तब से है। ये फिजिकल बैरियर है। तुम बोलोगे म्यूकस मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं कहां होती है, याद है? पता है तुम्हारे को? 3 जगह म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, पता है तुम्हारे को? एक तो होती है इंटेस्टाइन में या डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम में है म्यूकस मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी सिस्टम में है म्यूकस मेम्ब्रेन, और यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में भी है। यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पड़ी है। गोबलेट सेल होती है, ब्रेनर ग्लैंड होती है, दोनों म्यूकस बनाती है। गोबलेट सेल भी म्यूकस बनाती है एलिमेंट्री ग्लैंड में, ब्रेनर ग्लैंड भी म्यूकस बनाती है एलिमेंट्री ग्लैंड में। तो दोनों ही म्यूकस बना दी, म्यूकस मेम्ब्रेन है वो। सांस लेते तो कफ बाहर आता है, वो भी म्यूकस बाहर आता है। तो इसका मतलब ट्रेकिया के अंदर भी म्यूकस है, म्यूकस बनता है। और बड़ा हुआ यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट किसको बोलते हो? जिस रास्ते से यूरिन या पेशाब भी आए और स्पर्म एग भी आए, स्पर्म आए। यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता। मेल के अंदर यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन भी आता है, स्पर्म भी आते हैं, इसलिए यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट बोलते हैं। और उसमें याद करो कौन कौन सी ग्लैंड होती थी? बताओ। कॉपर ग्लैंड होती थी ना, यूरेथ्रा के अंदर खुलती थी, वो भी म्यूकस बनाती थी।
कॉपर ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड का नाम बताओ। म्यूकस मेम्ब्रेन जो है इसके नाम बताओ। कहां है म्यूकस मेम्ब्रेन? मैंने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम में। नाम बताओ ग्लैंड के। ब्रेनर ग्लैंड, ब्रेनर ग्लैंड म्यूकस बनाती है, गोबलेट सेल म्यूकस बनाती है, और कॉपर ग्लैंड म्यूकस बनाती है। कॉपर ग्लैंड, ब्रेनर ग्लैंड इंटेस्टाइन में होती है, और गोबलेट सेल भी इंटेस्टाइन में होती है। ब्रेनर ग्लैंड सब म्यूकस बनाती है। छोड़ो छोड़ो। हाँ भाई बात बताना, कोरोना अगर बाहर होगा तो शरीर पे चिपक जाएगा, तो नहीं जाएगा अंदर, स्किन रोकेगी। तुम बोल रास्ते बताओ किधर किधर के कोरोना वायरस हमारे शरीर में जा सकता है। नाक के अंदर से भी जा सकता है, मुंह के अंदर से भी जा सकता है। तभी तो बोले लगा लो मास्क। मास्क ना लगाए, गलती से चला गया तो क्या होगा? हम बोलेंगे म्यूकस मेम्ब्रेन जो हमारे शरीर के अंदर है वो मारेगी कोरोना को, वो भी रोक रही है। स्किन भी कोरोना वायरस को रोक रही है, म्यूकस मेम्ब्रेन भी कोरोना वायरस को रोक रही है। तो ये इनेट इम्यूनिटी हमारे पास, फिजिकल बैरियर बोलेंगे इनको। चलो भाई, फिजियोलॉजिकल बैरियर बोलते बॉडी के जितने भी केमिकल है, समझ गए ना। म्यूकस मेम्ब्रेन 3 जगह है। अगर कोरोना गया ट्रेकिया में गया तो म्यूकस मेम्ब्रेन मिलेगी उसको, रेस्पिरेटरी सिस्टम में म्यूकस मेम्ब्रेन मिलेगी। अगर वो बस किधर किधर जाएगा माइक्रो बताना रे। माइक्रो या नाक से जाएगा, या मुंह से जाएगा, कान से जाएगा, या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जाएगा, इन्हीं के थ्रू जाएगा। और शरीर में जो छेद है उधर उधर के जाएगा, कोरोना वायरस से जाएगा। सब जगह बॉडी ने रेजिस्टेंस इम्यूनिटी है, सब जगह से। अगर वो पेनिस से अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो म्यूकस मिलेगा उसको कॉपर ग्लैंड का, नहीं जा पाएगा पेनिस के अंदर से, कोरोना नहीं जा पाएगा। जाएगा तो म्यूकस मारेगा उसको, जो कॉपर ग्लैंड का। अगर कोरोना वायरस ट्रेकिया में जाएगा तो म्यूकस मारेगा, खाने के साथ चला गया तो इंटेस्टाइन में पहुंच गया, वहां म्यूकस मारेगा उसको। तो म्यूकस जो होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है, म्यूकस वाली मेम्ब्रेन, म्यूकस देखा होगा ना, कफ आता है बाहर, खांसी आती, कफ आता है, म्यूकस होता है जो। तो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्किन हमारे अंदर जन्म से है, इनेट इम्यूनिटी है, ठीक है। अच्छा, दूसरे जाओ फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या क्या है जो जिससे इम्यूनिटी आएगी। बॉडी के जितने भी केमिकल है उनका नाम बना दो फिजियोलॉजिकल बैरियर में। करो स्टार्ट, कौन कौन से फिजियोलॉजिकल बैरियर है बॉडी में? फिजियो सारे गिरा दो। लाइसोजाइम बताओ कहां? लाइसोजाइम दुनिया का सबसे धीरे एंजाइम है, स्लोएस्ट एंजाइम है, बहुत धीरे काम करता है। 30 इसका टर्नओवर नंबर 30 है। 30 टर्नओवर नंबर है लाइसोजाइम का, मतलब पर मिनट 30 रिएक्शन करता है, मतलब 2 सेकंड में एक रिएक्शन करता है, बहुत धीरे। अब भाई लाइसोजाइम माइक्रोब को मारता है, एंटीबैक्टीरियल होता है मोस्टली, लेकिन कोरोना का पता नहीं कोरोना को मारेगा या नहीं मारेगा। तो जहां जहां लाइसोजाइम वहां हम मान लो कोरोना के साथ एक बीमारी और ले लो ना, तो बैक्टीरिया की डिजीज ले लो सांस। हम बैक्टीरिया तो अगर सांस के साथ कितने बैक्टीरिया अंदर जा रहे हैं, तो लाइसोजाइम जो है कहाँ कहाँ है? हमारे आंसुओं में टीयर, हमारे नेजल सिक्रेशन में, हमारे नेजल सिक्रेशन और नाक का जो पानी बाहर आता है उसमें लाइसोजाइम है। बीमारी से बचने के लिए जरूर नाक से कुछ आना चाहिए बाहर, तो ये बीमारी से बचे रहोगे। आंसू भी बचाते हैं। तो लाइसोजाइम केमिकल फिजियोलॉजिकल बैरियर बोले, ये भी हमारे पास जन्म से, ये भी इनेट इम्यूनिटी। हम पैदा हुए तो हमारे लाइसोजाइम थी, इनेट इम्यूनिटी हमारे लाइसोजाइम की, ठीक है। चलो लाइसोजाइम जो अगर स्टमक में पहुंच गया खाना, HCl मारेगा कोरोना को। इंटेस्टाइन में पहुंच गया तो बाइल मारेगा माइक्रोब्स को, क्योंकि बाइल के फंक्शन और HCl के फंक्शन पढ़ते हो ना, कि दोनों ही फूड का डिसइंफेक्शन करते हैं। अगर माइक्रोब अंदर जाए तो इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन खत्म होगा डिसइंफेक्शन। बाइल अल्कलाइन मीडियम की वजह से माइक्रोब्स को मारेगा, डिसइंफेक्शन करेगा। स्टमक HCl की वजह से डिसइंफेक्शन करेगा। तो स्टमक का HCl और लीवर
का बाइल दोनों ही माइक्रोब को डिसइंफेक्शन करेंगे, माइक्रोब को मारेंगे, फूड का डिसइंफेक्शन करेंगे। अगर वेजाइना के थ्रू चढ़ाया तो फीमेल में वहां पे भी एसिड बनते हैं, लैक्टिक एसिड बनता है। तो आंख से जाएगा तो उसको आंसू मिलेंगे, टीयर मिलेगा लाइफ टाइम। अगर स्टमक में पहुंच गया, इंटेस्टाइन में पहुंच गया तो वहां पे भी केमिकल है। तो कोरोना वायरस, तुम मान लो कोई स्टूडेंट कोरोना वायरस की चपेट में आया, लेकिन उसको कोरोना नहीं हुआ, क्यों भाई? क्या पता स्किन ने नहीं बचाया हो, म्यूकस मेम्ब्रेन ने बचाया हो उसको, हो सकता है हमारे स्टमक ने, एचसीएल ने तोड़ दिया हो कोरोना वायरस को, हो सकता है लीवर के बाइल ने तोड़ दिया हो कोरोना वायरस को, फीमेल वजाइना में गया तो वहां एसिड ने तोड़ दिया माइक्रोब्स को। ये सारी फिजियोलॉजिकल बैरियर है, बॉडी में जितने भी केमिकल होते हैं, तो माइक्रोब को बात है, ये फिजियोलॉजिकल बैरियर, ये सारे जन्म से है, इनेट इम्यूनिटी, ये दोनों चीजें हमारे अंदर इनेट इम्यूनिटी। फैगोसाइटिक बैरियर, फैगोसाइट सेल के हमारे अंदर जन्म से होती है। फैगोसाइट सेल जो होती है वो हमारे अंदर जन्म से होती है, बाय बर्थ। फैगोसाइट सेल जो होती है हमारे अंदर जन्म से होती है। कौन सी इम्यूनिटी है फैगोसाइट वाली? इनेट इम्यूनिटी। तो बोलते गिना तो कितनी भी फैगोसाइटिक सेल के नाम तुम्हारे को पता, सारी गिना। कोरोना वायरस जाएगा सारी सेल मारेंगे उसको, गिनाओ जो है कौन कौन से सेल फैगोसाइटोसिस करती है। करेक्ट? मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज, क्लोरोफिल सेल, रेटिकुलर सेल, डस्ट सेल, और वही माइक्रोग्लिया सेल। ये सारी सेल है फैगोसाइटोसिस करके माइक्रोब को मारती है। माइक्रोब को फैगोसाइटोसिस करके मारती है। मोनोसाइट सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी है, ये दो डब्ल्यूबीसी है, सिर्फ दो डब्ल्यूबीसी होते हैं, 5 डब्ल्यूबीसी होते हैं इस दुनिया में। 2 डब्ल्यूबीसी जो होते हैं वो फैगोसाइटिक होते हैं, सबसे बड़ा है वो मोनोसाइट, वो भी फैगोसाइटिक है, और न्यूट्रोफिल जो है सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी है, 65-70% न्यूट्रोफिल होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो मोनोसाइट भी फैगोसाइटिक है, सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी, और सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी। रेटिकुलर सेल, टच सेल का कंफर्म नहीं है, लंग्स में होती है शायद, ये फैगोसाइटिस होनी चाहिए, पता नहीं। हाँ, ब्रेन के माइक्रोग्लिया सेल। तो फैगोसाइटिस दिमाग में भी चलती है, इस माइक्रोब को छोड़ेंगे नहीं है, जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है सारी मारेंगे वायरस को, कोरोना वायरस को। तो इनेट इम्यूनिटी है, सारी सेल हमारे अंदर जन्म से होती, बाद में नहीं है, और जैसे माइक्रोब है इनेट इम्यूनिटी चलेगी। तीन हो गए। चौथा है केमिकल। केमिकल और वायरस के लिए स्पेशल केमिकल माना गया, उस केमिकल का नाम बता दो, एंटीवायरल है। पहले नीट में बहुत क्वेश्चन आता था सीबीसीटी में, उस केमिकल का नाम बताओ जो एंटीवायरल होता है। आप बोलेंगे इंटरफेरन। इंटरफेरन एंटीवायरल सब्सटेंस है, जब वायरस अंदर जाता है तो इंटरफेरन निकलता है और दूसरी सेल को प्रोटेक्ट करता है। इंटरफेरन जिस सेल में बना उसको प्रोटेक्ट नहीं करता, दूसरी सेल को प्रोटेक्ट करता है जिसके अंदर गया, एंटीवायरल सब्सटेंस। अच्छा, ये भी हमारे अंदर जन्म से होते हैं, ये भी इनेट इम्यूनिटी है। चलो भाई, इनेट इम्यूनिटी हमने देखा, हमारे पास स्किन जन्म से है, म्यूकस मेम्ब्रेन जन्म से है, फैगोसाइटिस करने वाली सेल जन्म से है, और साइटोकाइन है, ये सारे इनेट इम्यूनिटी होते हैं। लेकिन याद रखना नॉन स्पेसिफिक होती है, ये नॉन स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक नहीं होती है। मतलब क्या हुआ? नॉन स्पेसिफिक कर दिया।
नॉन स्पेसिफिक का मीनिंग है कि हर माइक्रोब को सेम तरीके से मारेंगे ये सारे, ये नहीं कि एक माइक्रोब को मारेंगे दूसरे को नहीं मारेंगे, ये जो है सबको मारती है, बैक्टीरिया वायरस फंगस कुछ भी आ रहा है सबको मारती है, बैक्टीरिया वायरस फंगस कुछ भी आ रहा है सबको मारेंगे, कौन मारेंगे? ये सारे केमिकल इनेट इम्यूनिटी मारेंगे। चलो भाई इनेट इम्यूनिटी से अगर ना बचा, माइक्रोब पहुंच गया अंदर चला गया, इसे मर ही नहीं रहा है, फिर चलेगी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अगर इनेट इम्यूनिटी फेल होगी तुम्हारी, अगर इनेट इम्यूनिटी फेल होगी तो कौन सी इम्यूनिटी काम करेगी? इनेट इम्यूनिटी काम नहीं करे तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी काम करेगी। ये आपके बात आती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जन्म के बाद में आती है, इसका मतलब कोरोना वायरस अंदर गया, एक्वायर्ड इम्यूनिटी आ जाए। हम बीमार तो इसलिए होते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी फेल हो जाती है जो, फिर उसके बाद तो बीमारी का कोई रास्ता नहीं है, फिर तो बीमार हो गए, कोरोना आएगा ही आएगा। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी काम करेगी माइक्रोब को मारने के, ना मरा तो कोरोना वायरस फिर भाई क्या करेगा तुम्हारा बताइए। लेकिन लोगों में इनेट इम्यूनिटी खूब है, इसलिए लोगों को बीमारियां नहीं हो रही, कहीं सिम्टम नहीं आ रही कोरोना की, इनेट इम्यूनिटी की वजह से। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी की अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं किसकी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, तो भाई कोशिश तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी आती तो सब है कोरोना में, और लास्ट तक एक्वायर्ड इम्यूनिटी माइक्रोब से मार देगी तो हम बच जाएंगे, वरना तो भाई डेथ होगी। अगर हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी काम नहीं करेगी, इनेट इम्यूनिटी फेल, एक्वायर्ड फेल, फिर डिजीज हो गई, और डिजीज में एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बीच में और डिजीज के बीच में फाइट चलती रहेगी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ज्यादा आ गई वायरस से तो वायरस को मार देगी, फिर बच जाएंगे, वरना नहीं आए तो इम्यूनिटी कम पड़ती, तो वायरस जीत गया तो हमारी बॉडी हार जाएगी, डेथ हो जाएगी। और बुढ़ापे में थोड़ा सा इम्यूनिटी कम होती है, इम्यून सिस्टम कम होता है, थाइमस वगैरह नहीं होती है, थाइमस बहुत जरूरी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए, थाइमस नहीं होती है ओल्ड एज में, इसलिए ओल्ड एज वाला बच रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। स्ट्रॉन्ग है पर पर्सन जो सुनने में आ रहा है 90 साल के जो आदमी फाइट करके कोरोना से निकल रहे हैं बाहर में, तो इम्यूनिटी कम होती है उस केस में, तो जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है वो बच जाएंगे। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी किससे होती है? लिम्फोसाइट से होती है। लिम्फोसाइट एक्वायर्ड इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। जब माइक्रोब कोरोना वायरस जाएगा तो लिम्फोसाइट बनने लग जाएगा हमारी बॉडी में, और ये लिम्फोसाइट माइक्रोब को मारेंगे, और लिम्फोसाइट से एंटीबॉडी भी बनेगी, लिम्फोसाइट से एंटीबॉडी भी बनेगी, जो माइक्रोब को एंटीबॉडी मारेगी। तो एंटीबॉडीज अगर माइक्रोब को मार गई तो हम बच गए। हमारे रिस्पेक्टेड सीओ सर जो है बता रहे थे जो कि सीओ सर को कोरोना हो गया था, अब बताओ इनेट क्या हुआ होगा सर के अंदर? इनेट इम्यूनिटी तो बच गई, सर की इनेट इम्यूनिटी उतनी नहीं थी जो, तो मैं ऐसा करता हूँ सर का एग्जाम्पल नहीं लेता हूँ, सर तो रिस्पेक्टेड है। हमारे छोटे भाई जो है उनको कोरोना हो गया था, तो फीवर हो गया था, इसका मतलब इनेट इम्यूनिटी तो फेल हो गई, कोरोना अंदर हो गया था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ बाद में जो, इसका मतलब लिम्फोसाइट सेल्स छोटे भाई में जो है लिम्फोसाइट सेल बन गई थी, और लिम्फोसाइट ने एंटीबॉडी करके माइक्रोब को मार दिया। तो कई बार चेक करवाते हैं कि मेरे अंदर कोरोना वायरस गया है नहीं गया, तो एंटीबॉडी चेक करवाते हैं, सब बोल रहे हैं मनीष सर कि मैं एंटीबॉडी चेक कराऊंगा, इसका मतलब एंटीबॉडी बनी है या नहीं बनी है, ज्यादा है कितनी है, ये भी जो है एंटीबॉडी जरूरी है। और कई महीने तक चलिए लिम्फोसाइट रह जाती है, जिनको मेमोरी सेल बोलते हैं, लिम्फोसाइट रह जाएगी मेमोरी के रूप में, मेमोरी के रूप में लिम्फोसाइट रह जाएगी तो क्या होगा, एंटीबॉडी बनती रहेगी, दोबारा नहीं होगा इन्फेक्शन जो। चलो भाई, कोरोना में लिम्फोसाइट 5 टाइप के डब्ल्यूसी होते हैं, पता है ना? दोबारा आऊंगा लिम्फोसाइट के ऊपर, 5 टाइप के डब्ल्यूसी होते हैं।
जिसका न्यूक्लियस किडनी जैसा हो, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस अगर किडनी जैसा हो, किडनी शेप न्यूक्लियस होने बोले उसको मोनोसाइट। सबसे बड़ा WBC है मोनोसाइट, इन्हें इम्यूनिटी में आता है, बता देना। न्यूक्लियस गोल हो गया होगा लिम्फोसाइट, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आती है, क्योंकि हर माइक्रोब्स को मारने के लिए लिम्फोसाइट, पहले बीमार हो लिया होगा तो लिम्फोसाइट मिलेंगी, लेकिन वो उसी माइक्रोब के खिलाफ मिलेंगी जो जिसका डिजीज हो गई, नया वायरस है उसमें नई लिम्फोसाइट है, ठीक है। तो अगर बर्थ के बाद में बात करूं तो लिम्फोसाइट गोल्ड न्यूक्लियस वाले WBC बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, जन्म से बाद में आती है। चलो दोनों को एक ग्रेनुलोसाइट WBC होते हैं, ग्रेनुल नहीं होते। अगर मल्टीलोब न्यूक्लियस है, मल्टीलोब न्यूक्लियस तो क्या बोलोगे न्यूट्रोफिल, ये भी इनेट इम्यूनिटी है, न्यूट्रोफिल भी क्या है इनेट इम्यूनिटी। न्यूट्रोफिल फैगोसाइटिस करते हैं, दोनों अभी बताया फैगोसाइटिस करते दोनों, तो इनेट इम्यूनिटी पाएंगे तो। और दो और लिख देता हूं, 3 लोग वाला क्या बोलता हूं इओसिनोफिल, नीचे गया बेटा, 3 लोग न्यूक्लियस में WBC क्या बोलता इओसिनोफिल, और बेसोफिल और होते हैं, बेसोफिल इओसिनोफिल होते हैं ऐसे, बेसोफिल होते हैं ट्राइलोब, और एक टू लोग और बच गया उसको बोले इओसिनोफिल। 2 लोग का न्यूक्लियस हो तो ऐसा न्यूक्लियस हो, 3 लोग का हो तो बेसोफिल, 2 लोग का हो तो इओसिनोफिल। इओसिनोफिल तो एलर्जी में बनते हैं, नॉर्मली नहीं बनते, इओसिनोफिलिया हो जाता है एलर्जी के अंदर। और बेसोफिल जो है ये नॉर्मली कुछ और ही काम है इसका, इम्यूनिटी नहीं देते जो। तो ब्लड बच्चे का निकालोगे तो कौन सी सेल मिलेगी, मोनोसाइट न्यूट्रोफिल मिलेगी, लिम्फोसाइट मिलेगी, लेकिन अलग अलग माइक्रोब के लिए अलग अलग लिम्फोसाइट होती है। अब बताओ कोरोना में कौन से WBC काम कर रहे हैं फिलहाल, फैगोसाइटिस से मोनोसाइट मार रहा है उसको, न्यूट्रोफिल मार रहा है, दोनों जन्म से इनेटिविटी, लिम्फोसाइट मार रही है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बाद में आई है, और लिम्फोसाइट ज्यादा बढ़ गई तो माइक्रोब को मार देंगे, लिम्फोसाइट बढ़ने में थोड़ा टाइम लग गया तो क्योंकि माइक्रोब्स जो है, इसलिए इम्यून सिस्टम को बहुत कई चीजें, ये खाओ वो खाओ, कोई बोले च्यवनप्राश खाओ इम्यूनिटी आएगी, कोई बोले गिलोय का जूस पियो इम्यूनिटी आएगी, सब बॉडी बचाएगी कोरोना से। तो इसलिए सारी सेल ज्यादा नंबर में होनी चाहिए हमारे पास, इन सेल का नंबर न्यूट्रिएंट्स पे भी डिपेंड करता है, इसलिए टेंशन में रहोगे तो इम्यून सिस्टम काम करने के बाद ज्यादा रहोगे, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर जो है रहोगे तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा और कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा कोरोना वायरस। तुम बोलो जी लिम्फोसाइट के बारे में थोड़ा बताओ, फिर स्टार्ट करें एक्वायर्ड इम्यूनिटी, लिम्फोसाइट की एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी लिम्फोसाइट गोल्ड में सारा WBC, ठीक है बेटा। तो लिम्फोसाइट 2 टाइप के होते हैं, पता है आपको, बी सेल और टी सेल। टी सेल बनती है थाइमस में, बी बनती है बोन मैरो बोल दो या बुशर टिश्यू बोल दो। ये बी सेल का बहुत चक्कर है, अलग अलग बुक वाला अलग अलग करता है, गड़बड़ करता है। कुछ बुक ने कहा है इसका नाम बी सेल इसलिए बुशर टिश्यू में बनती है, बुशर टिश्यू टॉन्सिल भी होती है, बुशर टिश्यू में इंटेस्टाइन भी होती है, कई बोलते हैं बोन मैरो बनती है। इसमें फैब्रिस में डिस्कवर हुई थी कोलोकल थाइमस, इसको बोलते हैं बुस्सा फैब्रिस। वो कहाँ होती है बुस्सा फैब्रिस, कहाँ होती है, बर्ड्स के अंदर होती है। तो चलो जो भी है, बी का नाम बी क्यों पड़ा वो अलग बात है, बोन मैरो है या बुशर टिश्यू है या बुस्सा फैब्रिस जो भी है, बी सेल से बनती है लिम्फोसाइट और थाइमस से बनती है टी सेल, दोनों माइक्रोब्स को मारेंगे कोरोना, बीबी टी।
एंटीबॉडी बी बनाती है। एचआईवी को मारने के लिए एंटीबॉडी बी सेल बनाती है। बी सेल का जब एंटीबॉडी बनाने लगे तो प्लाज्मा सेल होते हैं। इसका मतलब इन्फेक्शन के टाइम में बढ़ने के चांसेस है, बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बढ़ेगी और प्लाज्मा सेल्स ज्यादा काम करेगी, और प्लाज्मा सेल ज्यादा काम करेगी, एंटीबॉडी सेल से एंटीबॉडी बनेगी, प्लाज्मा सेल काम करेगी। तो इसका मतलब जैसे माइक्रोब बी सेल का मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होगा, प्लाज्मा सेल बनेगी, एंटीबॉडी बनने लगेगी, मारेंगे जल्दी से कोरोना को, खत्म करेंगे। लेकिन बी सेल टी सेल 4 टाइप के होते हैं, हेल्पर, किलर, सप्रेसर एंड मेमोरी। बी सेल एंटीबॉडी तब तक नहीं बनाएगी जब हेल्पर टी सेल वाली बना एंटीबॉडी। तो हेल्पर टी सेल बी सेल की हेल्प करके एंटीबॉडी बनेगी। तो बताओ फिलहाल किसी के अंदर कोरोना अगर वायरस है तो उसमें हेल्पर टी सेल और बी सेल दोनों साथ काम नहीं कर रही है क्या? कर रही है। हेल्पर टी सेल बोल रही है बी सेल को एंटीबॉडी बना, हेल्पर टी सेल बोल रही है बी सेल को एंटीबॉडी बना, बी सेल एंटीबॉडी बना के माइक्रोब्स को मार रही है, कोरोना वायरस को मार रही है। लेकिन सोचो किसी के अंदर हेल्पर टी सेल खत्म हो जाए तो कोरोना वायरस क्या करेगा? हेल्पर टी सेल ना होगी, बी सेल एंटीबॉडी नहीं बनाएगी, कोरोना वायरस आ। तो ये जो हेल्पर टी सेल है, हेल्पर टी सेल इसका नंबर एड्स में कम हो जाता है, एड्स में हेल्पर टी सेल कम हो जाती है, मैक्रोफेज भी कम हो जाती है। इसलिए अगर आज एड्स वाला पेशेंट हो तो उसको मरने के चांस बढ़ जाएगा। हेल्पर टी सेल उसके अंदर है कम, एंटीबॉडी बी सेल कैसे बनाएगी और बीमारी इन्फेक्शन से मर जाता है। एड्स में इन्फेक्शन से ही मरता है, आज तो कोरोना है सामने, वरना अगर दूसरे इन्फेक्शन से मरता है वो जो एड्स का पेशेंट जो। किलर सेल क्या करती है? ये खुद मारती है, ये बी सेल के भरोसे ना रहती। माइक्रोब को पकड़ेंगी, एक प्रोटीन होती है, यूं मार देंगे प्रोटीन को, छेद कर देंगे माइक्रोब के अंदर, पानी अंदर घुस जाएगा, फट जाएंगे, परफोरेशन बोलते हैं इसको। किलर टी सेल कैसे मारते हैं माइक्रोब को? छेद करके, छेद करने बोलते हैं परफोरेशन, और परफोरिंग प्रोटीन किलर टी सेल पकड़ेगी माइक्रोब को, परफोरिंग प्रोटीन होता है, यूं मार देगी तो छेद हो जाएगा और माइक्रोब में पानी घुस जाएगा, मर जाएगा। किलर टी सेल से मारती है, हेल्पर बी सेल से मरवाती है। अच्छा, अब जैसे छोटे भाई का मैंने एग्जांपल बोल रहा था कि वो कोरोना से ठीक हो गया पूरी तरह से, पहले हुआ था 1 महीने, अब ठीक हो गया, क्या अब भी हेल्पर टी सेल काम कर रही है? क्या अभी बी सेल एंटीबॉडी बना दी? अब नहीं बना दी। क्यों नहीं बना दी? सप्रेसर सेल सारी सेलों को दबा देती है, सप्रेस करती है, बी को टी को सबको दबा देती है, बस रुक जाओ, माइक्रोब मर चुका है, बचाती है सप्रेसर टी सेल, सप्रेस करके सारी सेलों को कि इम्यून सिस्टम अब रोक लो, सप्रेस कर। लेकिन मेमोरी के रूप में टी सेल बचेगी भाई, कोरोना दोबारा जब घुस गया तो तब तक मार देगी मेमोरी सेल, मेमोरी सेल जो तब तक मारेगी माइक्रो कोरोना को। अगर किसी को कोरोना हो गया, बॉडी में ये सारी सेल बन चुकी है तो मेमोरी के रूप में ये सारी सेल खत्म है, मेमोरी सेल बचेगी, जो कितने टाइम तक बचेगी वो डिपेंड करेगा। चलो भाई, इसका मेमोरी सेल जो है बचती है। चलो, एंटीबॉडी से माइक्रोब्स को मारे तो क्या बोलोगे? एएमआई, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। एंटीबॉडी से माइक्रोब के बाद एएमआई बनेंगे, सीएमआई क्या हो गया? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। जो टी सेल होती है वो खुद मारती है, उसको बोलते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। इसमें सेल बीच में है, इसमें एंटीबॉडी मार रही है एएमआई में। चलो, अब तुम बोलोगे कि जी इम्यूनिटी आपने बताई, इम्यूनिटी मैंने बताई है भाई, भाई गड़बड़ हो गई, मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया जो इसका जो। चलो जो भी है आगे देखते हैं।
इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, दो टाइप है इम्यूनिटी। कौन कौन से दो टाइप हो गए? एक होते हैं नेट, एक होते हैं एक्वायर्ड। एक्वायर्ड दो टाइप होते हैं, एक्टिव, पैसिव। ये दोनों दो दो टाइप होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल। पैसिव भी दो टाइप होती है, नेचुरल, आर्टिफिशियल। रेडी? जो इम्यूनिटी जन्म से होती है इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक होती है, अलग माइक्रोब्स के लिए अलग अलग एंटीबॉडी होती है, एक्वायर्ड है। अब इसकी टाइप समझनी होगी ढंग से। खुद एंटीबॉडी बनाए तो इम्यूनिटी को बोलते हैं एक्वायर्ड। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाती है, नहीं खुद नहीं, एक्टिव में। अरे एक्वायर्ड तो जन्म से हो उसको एक्वायर्ड बोलेंगे, और शरीर खुद एंटीबॉडी बनाए तो एक्टिव बोलते हैं, और बाहर से एंटीबॉडी बॉडी को दे दो पैसिव बोलते हैं। इन दोनों टाइप में बात नहीं कर रहा हूं, एग्जांपल बताता हूं तुम्हारे। अब छोटे भाई का एग्जांपल लिया कि कोरोना हो गया तो पूरी तरह से ठीक हो गया, तो बॉडी ने एंटीबॉडी खुद बनाई है। जब बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाई तो क्या होगा? इम्यूनिटी को एक्टिव इम्यूनिटी आ गई। अरे कोरोना से लगभग ठीक हो रहा है। हरियाणा के अंदर भी केस है, महेंद्रगढ़ में कोरोना जो होता है, हाँ बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, इम्यूनिटी की बात कर रहा हूँ, एक्वायर्ड की बात कर रहा हूँ। जितने भी इंडिया के अंदर लोग हैं जो एक बार बीमार होकर ठीक हो गए, उन सब में कौन सी इम्यूनिटी है? उनमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। बीमार हो गया जो इम्यूनिटी बीमार हो गया है, एक बार बीमार होगा, फिर बाद में मेमोरी सेल बन जाएगी, और मेमोरी सेल बन जाएगी। एक बार अगर बीमार होगा तो मेमोरी सेल बन जाएगा हमारे शरीर के अंदर, तो और एंटीबॉडी भी बची रह जाएगी काफी समय तक। तो मेमोरी सेल एंटीबॉडी एक बार बीमार होने के बाद आएगी, इसलिए क्या बोलेंगे? एक्टिव इम्यूनिटी। तुम बोलोगे जी एक्टिव इम्यूनिटी क्या कोई दूसरा तरीका ना हो? बीमार हो क्या है तो बस बड़ी मुश्किल से बच रहे, ऐसा नहीं हो सकता कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी को दूसरे तरीके से आ रही हो? एक्टिव इम्यूनिटी आ सकती, वो क्या? वैक्सीन अगर बॉडी को दे दोगे तुम, किसी के शरीर को अगर तुमने वैक्सीन दे दी, अभी कोरोना की वैक्सीन चल पड़ी है, सभी को जो वैक्सीन मिलेगी तो वैक्सीन से भी एंटीबॉडी बनेगी। हम वैक्सीन किसको बोलते हैं? वो चीज जिससे बीमारी ना हो, एंटीबॉडी बन जाए। माइक्रोब क्या होता है? पैथोजन क्या होता है? जो बॉडी में जाएगा, डिजीज भी करेगा, एंटीबॉडी भी बनेगी। लेकिन हम बोलेंगे डिजीज ना हो और एंटीबॉडी बन जाए, तो इम्यूनिटी को कौन सी बोलते हो? एक्टिव। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? वैक्सीन उसको बोलते हैं। वैक्सीन वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन होती है एक बार हम बीमार हो गए, वैक्सीन होती है एक, क्या बोल रहा हूं, 2 मिनट रुको। वैक्सीन वो केमिकल होता है जो बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस ला देता है, एंटीबॉडी ला देता है, बीमारी ना कर पाए। मोस्टली वही वायरस वगैरह देते हैं, उसको बीमारी करने वाला पोर्शन हटा देते हैं, फिर वायरस को दे देते हैं, तो एंटीबॉडी बन जाएगी। तो हकीकत चलो, इसका मतलब वैक्सीन भी इम्यूनिटी कौन सी है? वैक्सीन में बॉडी खुद एंटीबॉडी बना रही है, इसमें एक्टिव है। बीमार होकर इम्यूनिटी आए वो भी एक्टिव, वैक्सीन से इम्यूनिटी आए वो भी एक्टिव, क्योंकि दोनों इम्यूनिटी में क्या हुआ है? वैक्सीन में भी और उसमें दोनों में क्या हुआ? दोनों में बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई है, इसलिए एक्टिव इम्यूनिटी। बीमार तो हम अपने आप होंगे, इसलिए ये नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी जो बीमारी से आई, और वैक्सीन से
एक्टिव इम्यूनिटी आई तो बोलो आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल वुमेन ने वैक्सीन दिए तब एंटीबॉडी आई, वायरस अंदर चला गया हमारे अंदर कोरोना वायरस, और उसकी अब बीमार हो गए फिर ठीक हो गए, तो हमारे अंदर इम्यूनिटी अब आ गई, अब दोबारा नहीं होगा कोरोना, हमारे को दोबारा कोरोना नहीं होगा। तो कौन सी इम्यूनिटी आई है? बीमार होकर वो नेचुरल एक्टिव आई है। और आर्टिफिशियल एक्टिव क्या होती है? आर्टिफिशियल एक्टिव क्या होती है? जो बाहर से वैक्सीन देते हैं फिर बॉडी एंटीबॉडी बनाती है, बीमार बीमार नहीं होगा इसमें, तो आर्टिफिशियल एक्टिव बोलते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी में बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी, अपने आप बनाएगा नेचुरल, और वैक्सीन से बनाएगा एक्टिव। तुम बोलो जी उसमें एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एक्टिव इम्यूनिटी इम्यूनाइजेशन एंड पैसिव इम्यूनिटी, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, याद रखना है। वैक्सीन की इम्यूनिटी पैसिव नहीं है, एक्टिव है, याद रखना है। खुद की बॉडी बनाती है इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? जो खुद बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी। तो इंडिया में अब डिजीज से इम्यूनिटी आएगी तो नेचुरल बोलेंगे, अब पता नहीं कितने लाखों लोग ठीक हो चुके हैं, उन सब में एक्टिव इम्यूनिटी है, बीमारी से आई लेकिन नेचुरल है, बीमारी से आई। अब वैक्सीन जब पूरी दुनिया को लगेगी फिर एक्टिव इम्यूनिटी आएगी, बॉडी में एंटीबॉडी बनेगी, लेकिन वो वुमेन ने तैयार की, इसका आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। समझ आ गई? अब आता है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी का, पैसिव इम्यूनिटी में बाहर से एंटीबॉडी देते हैं, बॉडी को एंटीबॉडी दे रहे हैं, शरीर एंटीबॉडी नहीं बना रहा, बाहर से एंटीबॉडी दे रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? पैसिव में क्या देते हैं? एंटीबॉडीज आर गिवन फ्रॉम आउटसाइड। पैसिव इम्यूनिटी में बाहर से एंटीबॉडी देते हैं पैसिव। तुम बोलोगे जी एग्जांपल कोरोना में दे सकते हैं क्या? याद करो इजराइल ने क्या कहा था, मोदी साहब हमारे वहां गए थे इजराइल में, तो नेतन क्या नाम था उसका, नेतन याहू ऐसा कुछ नाम है, प्रेसिडेंट जो इजराइल के, उन्होंने कहा कि हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी तैयार कर ली है। हम हमारी हम बोल रहे थे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी तैयार कर ली हमने, जो बोला ये दो दुनिया लोगों को मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दो। एंटीबॉडी से बाहर से एंटीबॉडी देंगे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बाहर से देंगे, वो कौन सी होगी? पैसिव एंटीबॉडी बाहर से देने के लिए पैसिव। और आर्टिफिशियल है, वुमेन लैब में उसमें चूहे वगैरह में या घोड़े वगैरह में तैयार होती है एंटीबॉडी जो, तो हॉर्स में या रैबिट में से एंटीबॉडी बना के यूज करना। कोरोना वायरस रैबिट को दे दो या उसको दे दो, डॉग को दे दो, तो एंटीबॉडी अगर उसमें बन जाए वो एंटीबॉडी वुमेन को दे दो। तो वुमेन को जो एंटीबॉडी दे दो कौन सी है? वुमेन को एंटीबॉडी दो, बाहर से एंटीबॉडी दी है इसने, एंटीबॉडी देने को बोले पैसिव, बॉडी ने कुछ नहीं किया, बाहर से लिया है पैसिव। और वुमेन दे रहा है सबको एंटीबॉडी वुमेन दे तो उसको बोलेंगे। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यदि सक्सेसफुल नहीं रही, वरना ये वाले पैसिव इम्यूनिटी सभी को यही दे देते, बीमार हो दो एंटीबॉडी, बीमार हो दो एंटीबॉडी। लेकिन अभी इंडिया के अंदर एंटीबॉडी वाला को चक्कर सुनने में नहीं आया, मतलब कोई मरेगा ही नहीं, एंटीबॉडी से बचा लेगी, कोई ना कोई कमी रही होगी इस केस में जो, इसलिए एंटीबॉडी नहीं देते। अच्छा नेचुरल हो गई, आर्टिफिशियल क्या बोलोगे? ये तो आर्टिफिशियल हो गई, मैंने दिए एंटीबॉडी। बच्चा माँ का दूध पीता है, आईजीए एंटीबॉडी लेता है, तो वो एंटीबॉडी कौन सी है? वो इम्यूनिटी कौन सी है? तो माँ के दूध से आई है, तो एंटीबॉडी बाहर से आई, इसलिए पैसिव तो है लेकिन नेचुरल है, अपने आप नेचुरल तरीके से आई, वुमेन ने तैयार नहीं की, ये अपने आप बने गए, वुमेन की मिल्क के साथ आ गई, तो नेचुरल है, प्लेसेंटा के थ्रू आए तो नेचुरल अपने आप। बेटा पता नहीं इम्यूनिटी समझा पाया हूँ या नहीं समझा पाया हूँ, ना समझ में आया तो मेरे को फिर बता देना, वैसे ग्रुप पे पूछ लेना, कैसे भी व्हाट्सएप पे जाकर पूछ लेना कुछ क्वेश्चन जो आपको समझ में ना आए हो। इम्यूनिटी का टॉपिक ले रहे भाई, तो दो वर्ड आते हैं, एक होता है प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, एक आता है प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। इम्यून रेस्पॉन्स दो टाइप के होते हैं,
एक होता है प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, एक होता है सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। जब कोई आदमी अपनी लाइफ में पहली बार बीमार हो तो उसको बोलेंगे पहली बार बीमार हुआ और इम्यून सिस्टम ने काम किया तो बोलेंगे प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। कोरोना हमारे सभी के अंदर पहली बार ही आया है। कोरोना के केस में जो भी हमारी बॉडी में हो रहा है, जो हमारा इम्यून सिस्टम जवाब दे रहा है कोरोना को, वो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स है। हमारी बॉडी के अंदर पहली बार जो माइक्रोब जाएगा और जो बॉडी का रेस्पॉन्स आएगा, बॉडी का जवाब आएगा माइक्रोब को मारने के लिए, कौन सा इम्यून रेस्पॉन्स है? वो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स है। जो माइक्रोब फर्स्ट टाइम जाएगा उसको मारने के लिए जो इम्यून रेस्पॉन्स आएगा वो प्राइमरी है। ठीक है भाई, कोरोना में अब सभी के अंदर प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स आ रहा है भाई, जितने भी लोग हैं सबके अंदर एक बार हो गया प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स आ जाएगा। दूसरा सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स क्या होता है? प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स है तो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, मैं सोच रहा था कि रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, शाम को भेज दूंगा। सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स क्या होता है? एक बार आदमी बीमार हो जाए फिर ठीक हो जाए, वही माइक्रोब दोबारा जाए, तीसरी बार जाए, चौथी बार जाए, तब जो इम्यून रेस्पॉन्स आएगा वो सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। एक बार इन्फेक्शन हो गया, पहली बार इन्फेक्शन हुआ, जो बॉडी ने रेस्पॉन्स किया वो प्राइमरी है। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम फिर बीमार हो तो जब रेस्पॉन्स आएगा उसको बोलते हैं सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। ये एनालिटिक रेस्पॉन्स पता नहीं, वो बोर्ड में पूछ लिया गया, उसमें ये वर्ड नहीं डाला सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स क्या होता है, उसमें क्वेश्चन सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स एनालिटिक क्या होता है, एनसीईआरटी में सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स के पास लिखा हुआ है एनालिटिक रेस्पॉन्स, इसी का दूसरा नाम है। तो सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स या एनालिटिक इम्यून रेस्पॉन्स होता है वो क्या होता है? क्विकर होता है। दो क्वेश्चन होते हैं फेमस माने जाते हैं, वो मैं कराता हूं। पहला क्वेश्चन आता है सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स तेज क्यों आता है प्राइमरी इम्यून? अगर पहली बार कोरोना अंदर जाएगा तो बॉडी के अंदर 20 सेल बनेंगी, टी बनेगी, फिर मल्टीप्लाई होगी, फिर एंटीबॉडी बनेगी, बहुत टाइम लग जाता है, तो काफी टाइम लगता है जब पहली बार बीमार होता है। ये प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स है। लेकिन क्या, लेकिन अगर कोरोना से ठीक हो गए हम, माइक्रो कोरोना दोबारा अंदर जाएगा, हमारा दूसरी बार रेस्पॉन्स आएगा बहुत फास्ट आएगा। सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स काफी फास्ट आएगा हमारी बॉडी के अंदर। सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स जो है वो बहुत स्पीड से आएगा। सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स फास्ट आता है, क्विक आता है। क्यों भाई? अरे भाई मेमोरी सेल बन गई, एंटीबॉडी बनी है, जल्दी से मार देंगी जो। अब दोबारा थोड़ी अपने को 20 सेकंड से बनानी है, तो बड़ी बनाई है तब तक आगे मारेंगे। तो सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स इज ऑलवेज क्विकर देन प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स में सब कुछ तैयारी करनी पड़ती है, शुरू से बनना पड़ता है, इसमें मेमोरी सेल होती है तब तक मार देती है। सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स क्विकर देन प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और आता है कि फीमेल जो होती है वजाइना को वजाइनल डाउचिस, जब 25 साल पहले हम प्लस 1 प्लस 2 में थे तो उस वक्त क्वेश्चन बहुत आता था बोर्ड में। क्वेश्चन आता था फीमेल अगर वजाइना को ज्यादा वाश करे, डाउचिस मतलब धोना, वजाइना को वाश कर लेगी, नहाते वक्त अगर वजाइना को बार बार वाश किया जाए तो क्या हो जाता है? तो उसमें लिखा आंसर था कि वजाइना का इन्फेक्शन हो सकता है। वैसे बॉडी का इन्फेक्शन हो सकता है। अगर फीमेल अगर वजाइना को बार बार वॉश करेंगी, बार बार धोएंगी, क्या दिक्कत आएगी? वजाइना को अगर फीमेल बार बार वॉश करेंगी तो अरे वजाइना में लैक्टिक एसिड होता है वो हट जाएगा, और लैक्टिक एसिड इम्यूनिटी दे रहा था, इनेट इम्यूनिटी
वो इम्यूनिटी खत्म हो जाएगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा। तो वजाइना को बार बार वॉश नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें एसिड होता है, लैक्टिक एसिड वगैरह बैक्टीरिया होते हैं वजाइना के अंदर जो एसिड बनाते हैं, वो बाहर आ जाते, मर जाते हैं जो, और उससे डिजीज होने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, एक टॉपिक ये था। तो बोलो जी टॉपिक करवाया हेल्थ के ब्रीदिंग प्रोग्राम क्या होता है, किसको बोलते हैं हेल्थ? तो तीन चीजें अगर किसी आदमी में ठीक है तो हेल्थी है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। फिजिकली ठीक हो तो हेल्थी है, अगर फिजिकली ठीक नहीं तो हेल्थी नहीं, बिल्कुल कमजोर है और जो है फिजिकली अलग ही दिख रहा है तो डिजीज कहलाएगी, हेल्थी नहीं बोलेंगे। मेंटल, माइंड ठीक है या नहीं है, किसी का माइंड दिमाग ठीक नहीं है तो वो भी हेल्थ नहीं है, मेंटल प्रॉब्लम है वो। जो माइंड से ठीक नहीं है तो माइंड से ठीक होना जरूरी है, अगर हेल्थी तब बोलेंगे। कोई आदमी वैसे कोई बुखार वगैरह नहीं है, दिमाग उसका काम नहीं कर रहा, ढंग से काम नहीं कर रहा, तो दिमाग की कोई प्रॉब्लम है, वो मेंटल हेल्थ होती है। ठीक है, सोसाइटी में लोग सभी उसको गालियां दे रहे हैं, सोसाइटी में एडजस्टेड नहीं है, तो भी हेल्थ नहीं है। हेल्थी आदमी उसको बोलते हैं जो फिजिकली ठीक हो, मेंटली या माइंड से ठीक हो, सोशल यानी समाज के अंदर एडजस्टेड हो, ये तीन चीजें ठीक है तो वो हेल्थी है। और WHO तो ये बोलता है कि स्पिरिचुअल भी होना चाहिए, कोई पर्सन स्पिरिचुअल है, गॉड वगैरह को मानता है, धार्मिक है, तो वो हेल्थी है। फोर्थ चीज WHO ने मानी है, जो फोर्थ जो मानी है, तो ये था हेल्थ। हेल्थी आदमी उसको बोलते हैं फिजिकली ठीक हो, मेंटली ठीक हो, सोशली ठीक हो। ठीक है, तो ये हेल्थ था जो है। अब अगला टॉपिक क्या ले लूं जो है, क्योंकि मैंने तो जो अंडरस्टैंडिंग का जो टॉपिक था वो लिया है जो, और अंडरस्टैंडिंग का टॉपिक लिया मैंने, रट्टे वाले चीजें नहीं ले रहा हूं मैं। चलो थोड़ी सी ले लेता हूँ रट्टे वाली चीज, 10 मिनट बची हुई है इसमें, मैं थोड़ा तो मेरा 5 मिनट बची हुई है, तो कुछ तो नहीं करा रहता हूँ जो। इन तीनों में क्या डिफरेंस है? इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, कंटामिनेशन। तीन चीजें होती हैं, तीनों का मीनिंग क्या होता है? इन्फेक्शन बॉडी के अंदर माइक्रोब जाए तो इन्फेक्शन होता है। एंट्री एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रोब इन बॉडी, बॉडी के अंदर माइक्रोब चला गया है और मल्टीप्लाई कर रहा है तो इन्फेक्शन बोलते हैं। तो कई भी बोलते हैं मेरे को इन्फेक्शन हो गया, तो हम जब कोई बोलता है इन्फेक्शन होगा तो हमारे दिमाग में एक बात होती है क्या हुआ है उसको, इन्फेक्शन हुआ, बीमार हो गया। लेकिन जरूरी नहीं है, माइक्रोब्स अंदर जाए और मल्टीप्लाई करे तो इन्फेक्शन बोलते हैं, चाहे बीमार हो या ना हो, माइक्रोब अंदर जाने को इन्फेक्शन बोलते हैं। ठीक है, माइक्रोब बॉडी के बाहर हो तो इन्फेक्शन बोलते हैं। माइक्रोब्स प्रेजेंट और आउटसाइड ऑफ बॉडी, बॉडी के बाहर तो इन्फेस्टेशन बोलते हैं, चूहे वगैरह बैक्टीरिया वगैरह शरीर के बाहर तो इन्फेस्टेशन, इन्फेक्शन और इन्फेस्टेशन दोनों डिफरेंस है। और माइक्रोब अगर कहा हो, माइक्रोब अगर नॉन लिविंग चीजों में हो, पानी में, दूध में, कंटामिनेटेड मिल्क नहीं बोलते माइक्रोब्स, कंटामिनेशन माइक्रोब नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स में माइक्रोब ले तो इसको कंटामिनेशन बोलते हैं। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड में पढ़ा है ना, इंक्यूबेशन पीरियड
अगर मैं बोलूं आज कोरोना अंदर चला जाए और 1 दिन बाद या 2 दिन बाद बीमारी करे, सिम्टम आए बीमारी के, तो बीच का टाइम इंक्यूबेशन पीरियड है। माइक्रोब की एंट्री और बीमारी होने के बीच का पीरियड इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो कुल मिलाकर बात ये है, कुछ इंक्यूबेशन पीरियड बहुत कम होता है, अंदर जाते साथ बीमारी कर देता है बॉडी को, तब फिर सिम्टम आ जाते हैं। और कुछ में बहुत टाइम लगता है, जैसे एचआईवी वायरस 2-2 साल लग जाती है। एचआईवी अंदर जाने के बाद बीमारी हो गई 2-2 साल लग जाती है, क्यों जान ही ना लगता उनका नीडल चुभी थी तेरे और इन्फेक्शन आया होगा। तो इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब माइक्रोब अंदर जाके डिजीज करेगा, डिजीज करने में और अंदर जाने में जितना टाइम लगेगा, इंक्यूबेशन पीरियड जो है इसका काफी ज्यादा होता है। एड्स का 2 साल तक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और बस बेटा मेरे हिसाब से नया टॉपिक तो मैं 2-3 मिनट और है, अभी उसका वो निकाल देता हूँ। अब है इन्फेक्शन से बचने के तरीके कौन कौन से हैं? सैनिटेशन, आइसोलेशन, स्टरलाइजेशन, वैक्सीनेशन। बीमारी ना हो, बीमारी से बचने के कौन से तरीके हैं? सैनिटेशन का मतलब सफाई, साफ सुथरे रहो, इन्फेक्शन नहीं जाएगा बॉडी के अंदर, वरना बॉडी पे माइक्रोब चिपका हो और वो अंदर कभी भी चला जाएगा। सफाई जरूरी है, सैनिटेशन जरूरी है। तो बीमारी कंट्रोल करने के लिए आजकल इंडिया में हमारे मोदी जी ने नहीं किया था कि मतलब सफाई पे कितना ध्यान दिया था, इनडायरेक्टली वो बीमारी को कंट्रोल करने में काम आएगा। कितनी बीमारियां जो गंदगी से बनती है, सैनिटेशन। आइसोलेशन, जिसको बीमार होगा उसको अलग कर दो, कोरोना होगा तो अलग कर दो उसको। आइसोलेशन, बीमारी से बचने के लिए आइसोलेट भी कर सकते हैं। तो आइसोलेशन आजकल चल रहा है ना, क्वारंटाइन वगैरह जो, वो आइसोलेशन है, अलग ही रख देते हैं उसको। तेरे बीमारी होगी तू ही ठीक बोले, तू मत किसी को बीमारी दे जाना है तेरे है उसका, और अगले को भी इसके आइसोलेशन कर देते हैं, बाहर नहीं आने देते उनको। जिन लोगों को कोरोना हो जाता है कि तुम बाहर आओ तो औरों को फैलाओगे, तुम अंदर ही रहोगे। बीमारी का इलाज तो है नहीं, इलाज ठीक तो होना खुद ही जो है। तो आइसोलेशन, स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन का मतलब होता है माइक्रोब को मारना। जो वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन से भी हम बच सकते हैं डिजीज से। तो वैसे डिजीज के लिए एनसीईआरटी में 3 लाइन लिखी है, बोला हेल्थ, हेल्थ जो है डिजीज कैसे कैसे होती है वो लिखा है। इन्फेक्शन, जेनेटिक इन्फेक्शन, जेनेटिक्स, और तीसरा है लाइफस्टाइल। एनसीईआरटी में तीनों चीजें लिखी है कि डिजीज होने के 3 कारण है, इन्फेक्शन, जेनेटिक और लाइफस्टाइल। हो सकता है हमारा तो जीन खराब हो जाए, हम बीमार हो जाए, तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। कितनी बीमारियां जेनेटिक जीन से होती है, क्रोमोसोम से होती है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, फिनाइलकेटोनुरिया, अल्कापेनुरिया, जेनेटिक से बढ़ता है ना। कितनी बीमारियां हैं जो जीन की वजह से होती है, वो जेनेटिक डिसऑर्डर है, उनका इलाज जीन थेरेपी भी पॉसिबल नहीं हो पाई, उनका इलाज पॉसिबल नहीं। चलो दूसरा, माइक्रोब अंदर जाएगा तो वो इन्फेक्शन से बीमार होंगे। लाइफस्टाइल से डिजीज होती है, कौन कौन सी बीमारियां जिनको लाइफस्टाइल डिजीज होती है? लाइफस्टाइल डिजीज बीपी है, शुगर है, लाइफस्टाइल है। अगर ढंग से काम करोगे कोई बीमारी ना होनी। बीपी और ये जो बीमारियां ना काम करने की वजह से हो रही, खा ज्यादा रहे, फैट डाइजेस्ट हो नहीं रही तो डिजीज हो जाएगी। ये लाइफस्टाइल डिजीज होती है। जो लाइफस्टाइल डिजीज होती है, जो लाइफस्टाइल चेंज होने से पहले खूब काम करते थे खेतों में लोग जो है, और खेतों में जो है क्या करते थे, खेतों में खूब काम करते थे पहले। जो है काम करोगे तो बीमारियां नहीं होगी, फैट वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। और जैसे ही लाइफस्टाइल चेंज हुई तो डिजीज होने लगी। कई जो बीपी, बड़े शहरों में चले जाओ, बीपी और शुगर तो ऐसी कॉमन हो गई जिसकी कोई याद नहीं है। तो वो लाइफस्टाइल डिजीज है, और लाइफस्टाइल चेंज होने से आई। ठीक है बेटा, तो आज मैं इतना ही करूंगा। जो तो काम की चीज बेटा मैंने करवा दी याद। जो कोई चीज अगर कम है, कोई चीज अगर चलो कोई चीज मेन चीज बेटा मैंने करवा दी। जो
अब तैयारी कर लो आप, जो और वीडियो नहीं भेजता मैं, जो मेन समझाने चीजें करा दी मैंने, और डिटेल में जो पूरा चैप्टर करवाएंगे वो बाद में बता देना मेरे को। इस चैप्टर में मेरे को लगा कि ये सबसे ज्यादा जरूरी चीजें यही है, तो और चीज समझ में आए तो पूछ लेना। तो मैं मंडे को जो बोलोगे वही टॉपिक कराऊंगा, आप जो है आप घर पे तैयारी करोगे, ठीक है ना, पूरा तैयारी कर लो। और मैं जो है ये चीजें जो और बच गई ये चीजें फिर बाद में देखेंगे, प्रायोरिटी के हिसाब से ले लेंगे, बता देना अगले लेक्चर में क्या लेना है। तो मैं इस वीडियो को यही रोक रहा हूँ, ठीक है बेटा।